चलो अभी हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। लिसन नाउ, अभी हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज सप्लाई अंडर जीएसटी। ओके, इंट्रोडक्शन का पार्ट अपना हो गया। ओके, दैट इज सफिशिएंट फॉर इंट्रोडक्शन। अभी हम लोग को नया चैप्टर स्टार्ट करना है, सप्लाई। एग्जाम में इसका वेटेज काफी अच्छा है, वही कम से कम 5 से 6 मार्क का वेटेज है। क्या आता है एग्जाम में वेटेज? क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे सर्कुलर्स वगैरह हैं, और हर एक चैप्टर का ना वेटेज तुम लोग के इंडेक्स में लिखा हुआ है। ओके, पिछले 6 अटेम्प्ट में उसका वेटेज और लास्ट 3 अटेम्प्ट में वेटेज, ओके, वो तुम लोग के इंडेक्स में लिखा हुआ है। ओके, पिछला 3 अटेम्प्ट मतलब रिसेंट ट्रेंड, और पिछला 6 अटेम्प्ट मतलब कि यूजुअली वो चैप्टर कितना आता है करके, ठीक है। और उसी के बेसिस पे कैटेगरी ए, बी और सी है। और कुछ कुछ टॉपिक्स कैसा रहता है जो पिछली बार दो दो अटेम्प्ट से टेस्ट नहीं किया है, तो अभी आ सकता है। ओके, तो ऐसा टॉपिक्स भी है, तो उसको ए मार्क किया, भले वेटेज कम रहेगा, बट हो सकता है कि उसको ए मार्क किया रहेगा। ओके, अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं सप्लाई का। आज हम लोग टारगेट करेंगे ये 3 लाइन। हम लोग को ये 3 लाइन आज पढ़ना खाली। अरे, कम पड़ेगा टाइम, हाँ सुनो, टाइम कम पड़ेगा। हाँ, 3 लाइन खत्म करने को, सुनो। अभी सप्लाई हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं पहले वो समझाता हूँ। अगर हम लोग का ट्रांजेक्शन सप्लाई रहेगा, तो ही हम लोग आगे बात कर सकते हैं कि इसके ऊपर जीएसटी लगाएं कि नहीं लगाएं। ओके, अगर समझो कोई ट्रांजेक्शन ऐसा निकलता है जिसमें सप्लाई नहीं है, ओके, जैसे अभी अभी एक एग्जांपल लिया, एक्शनेबल क्लेम अदर देन लॉटरी बेटिंग गैम्बलिंग, तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज हो गया। तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज ऐसा चीज के ऊपर हम लोग जीएसटी नहीं लगाएंगे। तो मालूम कैसे पड़ा? सप्लाई नहीं है करके मालूम पड़ा, तब हम लोग ने ये समझा कि उसके ऊपर जीएसटी नहीं आएगा। ओके, तो यहां पर देखेंगे, देखो, अगर हम लोग का एक्टिविटी गुड्स, ओके, या फिर सर्विस है, तो ही हम लोग आगे बात करने वाले। ओके, अगर हम लोग का एक्टिविटी गुड्स और सर्विस में से कुछ भी नहीं है, ओके, तो हम लोग को नो जीएसटी करके डायरेक्टली लिखना। लेकिन अगर हम लोग का एक्टिविटी गुड्स या फिर सर्विस में से कुछ है, तो हम लोग को आगे चेक करना पड़ेगा, ओके, वेदर इट इज सप्लाई और नॉट। ओके, अगर वो सप्लाई रहेगा तो हम लोग और भी आगे बात कर सकते हैं, और अगर हम लोग का एक्टिविटी सप्लाई नहीं रहेगा, ओके, तो वहीं पर उसका एंड हो जाएगा। कोई सप्लाई नहीं रहेगा तो क्या हो जाएगा बोलो? नो जीएसटी। क्लियर है क्या पॉइंट? और सप्लाई नहीं रहेगा ये कहां पर लिखा हुआ है? शेड्यूल 3 के अंदर। ओके, अभी अभी हम लोगों ने एक एग्जाम्पल भी लिया। अगर सप्लाई रहेगा तो हम लोग को जीएसटी भरना है कि नहीं भरना है? डिपेंड करता है ऑन टैक्सेबिलिटी। ओके, अगर एग्जेम्प्ट रहेगा तो जीएसटी नहीं भरेंगे, टैक्सेबल रहेगा तो भरेंगे। ओके, तो यहां पर मैं और दो बाइफर्केशन करता हूं। अगर सप्लाई रहा, so we have to check whether our supply is a taxable supply, okay, or it is exempt supply. अगर exempt supply रहेगा तो नो जीएसटी, और टैक्सेबल रहेगा तो भी जीएसटी आएगा कि नहीं आएगा? तो भी हो सकता है ना आए। नहीं, नील रेटेड मतलब ये हो गया इधर, exempt सप्लाई, इधर इधर exempt सप्लाई हो गया। ओके, आरसीएम वाला पॉइंट हम लोग को चेक करना पड़ेगा। ओके, आरसीएम में टैक्सेबल है तो आरसीएम में भरना पड़ेगा। आरसीएम में नहीं है तो कौन भरता है जीएसटी? सप्लायर भरता है। लेकिन सप्लायर कब भरता है? जब उसका टर्नओवर 20 लाख के ऊपर रहेगा। ओके, तो टैक्सेबल है इसका मतलब ये नहीं डायरेक्टली जीएसटी आएगा। अभी जैसे फॉर एग्जांपल मैं लेक्चर ले रहा हूँ, तो ये सप्लाई है, कंसिडरेशन है, बिजनेस पर्पज है, टैक्सेबल है। ओके, लेक्चर के ऊपर कोई एग्जिम्पशन नहीं है, पर फिर भी मैं जीएसटी नहीं भर रहा हूँ। देखो, मैं जो कर रहा हूँ ना वो सर्विस है, सप्लाई भी है, टैक्सेबल भी है, फिर भी मैं जीएसटी भर रहा हूँ क्या? नहीं भर रहा हूँ, बिकॉज आई एम नॉट अ टैक्सेबल पर्सन। एक हम लोग मीनिंग बाद में पढ़ेंगे। टैक्सेबल पर्सन मतलब कि जिसका टर्नओवर 20 लाख के ऊपर होगा। तो टैक्सेबल होने के बाद भी डिपेंड करता है, ये हम लोग बाद में इसको डिकोड करेंगे। इन चार्ज ऑफ जीएसटी, तो मैं इधर डिपेंड्स लिख के छोड़,
तो हम लोग सीख क्या रहे हैं अभी, हम लोग ना टैक्सेबल एग्जेम्पशन नहीं सीख रहे। ओके, ये पार्ट हम लोग किधर सीखेंगे, एग्जेम्पशन चैप्टर में। ओके, ये एग्जेम्पशन चैप्टर में सीखेंगे। समझ में आ रहा पॉइंट, ये सॉरी ये वाला जो रेड में मार्क किया है ना, ये हम लोग सीखेंगे चार्ज ऑफ जीएसटी में, कि जीएसटी भरना है कि नहीं भरना है वो। ओके, और अभी जो हम लोग बात कर रहे हैं वो सिर्फ इतना बात कर रहे हैं। ओके, दैट इज सप्लाई है कि नहीं। मतलब सप्लाई सबसे बेसिक एलिमेंट है जो अपने ट्रांजेक्शन में होना चाहिए ताकि हम लोग आगे बढ़ पाए। अगर सप्लाई नहीं है तो देखो क्या क्या रिजल्ट आ रहा है, सप्लाई नहीं है तो इधर ही स्टॉप हो जाता है। सप्लाई है तो ही आगे की बातें हैं। समझ में आ रहा है पॉइंट, क्लियर है क्या? ओके, ये और एग्जांपल लेते हैं। समझो आप लोगों ने आपके जूने पुराने कपड़े बेचे, ओके, क्लोथ्स बेचा, ओके, और यूटेंसिल्स मिला। भांडी वाली आती है, अपन कपड़े देते हैं और वो यूटेंसिल देते हैं, ऐसा देखा रहेगा कभी। तो हम लोगों ने क्लोथ्स बेचा घर के, और रेमंड भी वही काम कर रहा है। रेमंड भी क्लोथ्स ही बेच रहा है, हमने भी घर के क्लोथ्स बेचे। दोनों जन ने कॉमन क्या काम किया, कपड़े बेचे, दैट इज सेल ऑफ गुड्स। ओके, दोनों ने सेल ऑफ गुड्स तो किया है, लेकिन जीएसटी कौन भरता है, रेमंड भरता है, क्योंकि रेमंड इज डूइंग सप्लाई ऑफ गुड्स। देखो सेल ऑफ गुड्स तो दोनों जन कर रहे हैं, लेकिन टैक्स किधर लग रहा है, सप्लाई के ऊपर लगने वाला है। समझ में आ रहा है क्या? सेल के ऊपर टैक्स नहीं, ये किसके ऊपर टैक्स है, सप्लाई के ऊपर टैक्स है। तो रेमंड जो काम कर रहा है ना, वो रेमंड सप्लाई कर रहा है, लेकिन हम लोग सेल ऑफ गुड्स करके छोड़ दे रहे हैं। समझ में आया क्या पॉइंट? इज इट वेरी क्लियर? ओके, तभी हम लोग सप्लाई का मीनिंग पढ़ेंगे यहां पर। सप्लाई इंक्लूड्स वेरियस फॉर्म्स ऑफ सप्लाईज ऑफ गुड्स और सर्विसेज। तो यहां पर सबसे पहला टर्म लिखा है सप्लाई इंक्लूड्स। ओके, इंक्लूड्स का मतलब क्या हो गया, इट इज अ इंक्लूसिव डेफिनेशन। मतलब जो चीजें इधर लिखी है ना, वो तो ये डेफिनेशन के अंदर है, पर जो चीजें इधर नहीं भी लिखी है 3 लाइन के अंदर, वो भी इसके अंदर ही है। समझ में आ रहा है? देखो ये ज्यादा बात नहीं कर रहा है। ये डेफिनेशन कैसा है, एग्जॉस्टिव नहीं है। एग्जॉस्टिव मतलब क्या, अगर समझो ऐसा लिखता है गुड्स मीन्स दिस, सप्लाई मीन्स दिस। मीन्स अगर बोल दिया ना, मतलब कि बोल रहा है मेरा दायरा इतना ही है, दिस डेफिनेशन इज लिमिटेड अप टू दिस डेफिनेशन ओनली। ओके, 2-3 लाइन जो लिखा रहेगा उधर तक ही लिमिटेड रहेगा। लेकिन ये डेफिनेशन कैसा है, इट इज इंक्लूसिव डेफिनेशन। इंक्लूसिव मतलब कि इंक्लूड्स बोल रहा है, मतलब इंक्लूड्स मतलब ये सब तो चीजें है ही, इसके अलावा भी अगर कुछ आ गया तो उसको भी क्या मान लेंगे हम लोग, सप्लाई। समझ में आ रहा है पॉइंट? सो दिस डेफिनेशन इज अ इंक्लूसिव डेफिनेशन। क्लियर है पॉइंट? इंक्लूड्स वेरियस फॉर्म्स ऑफ सप्लाईज। ओके, फॉर्म्स ऑफ सप्लाईज ऑफ गुड्स और सर्विसेज। अभी फॉर्म्स ऑफ सप्लाईज मतलब कि तरीका। ओके, हम लोग अगर सप्लाई कर रहे हैं तो वो सप्लाई अपने को दिखेगा कैसे। ओके, सप्लाई करना मतलब क्या, मतलब इन शॉर्ट यहां पर बता रहे हैं कि सप्लाई अपने को दिखने वाला कैसा है। जैसे अगर समझो मैं गुड्स बेचता हूं, तो ये सेल ऑफ गुड्स है, तो दिस कैन बी अ फॉर्म ऑफ सप्लाई। ओके, और ये फॉर्म ऑफ सप्लाई, सप्लाई कब बनेगा, जब उसके अंदर कुछ एलिमेंट मेंशन होगा। ओके, अभी समझो कि यहां पर एलिमेंट 2 दिया हुआ है, कंसिडरेशन और बिजनेस। ओके, हम लोग बाद में पढ़ेंगे। तो हम लोग का जो फॉर्म ऑफ सप्लाई है ना, उसको सप्लाई बनने के लिए कुछ कंडीशंस फुलफिल करना पड़ेगा। देखो देखो सप्लाई का डेफिनेशन क्या है, यहां पर हम लोग पढ़ रहे हैं, सप्लाई इंक्लूड्स व्हाट, फॉर्म ऑफ सप्लाई। और ये फॉर्म ऑफ सप्लाई आगे जाके क्या बन जाएगा, सप्लाई बन जाएगा। ओके, अगर इसके अंदर 2 कंडीशन रहेगा तो, दैट इज बिजनेस पर्पस एंड कंसिडरेशन। ओके, कंसिडरेशन एंड बिजनेस पर्पस, ये दोनों चीजें अगर रहेगा ना, तो हम लोग का ट्रांजेक्शन फॉर्म ऑफ सप्लाई से क्या बन जाएगा, सप्लाई। एग्जाम्पल, अगर समझो आप लोगों ने आपका घर का कपड़ा बेचा, तो सेल ऑफ गुड्स किया, तो सेल ऑफ गुड्स यहां तक तो आ रहा है, बराबर है।
अभी सेल ऑफ गुड्स को अगर हम लोग को सप्लाई बनाने का है तो उसमें ये दो एलिमेंट प्रेजेंट होना चाहिए। अब मेरे को बता, आपने जो घर का कपड़ा बेचा, क्या आपका बिजनेस था? नहीं था, मतलब इसमें बिजनेस का एलिमेंट ही नहीं है। ओके, कंसिडरेशन भले रहेगा कुछ, तो इट इज नॉट अ सप्लाई। लेकिन अगर हम लोग रेमंड का बात करें तो रेमंड का तो बिजनेस भी है और कंसिडरेशन भी है। तो रेमंड जो कर रहा है वो क्या है? सप्लाई है। समझ में आ रहा है कि कैसे सप्लाई को हम लोग को ढूंढना है? अगर समझो कि आप लोगों ने बिजनेस प्रमोशन करने के लिए कुछ चीजों को फ्री में दिया। ओके, समझो रेमंड ही है। रेमंड बोलता है कि हम लोग कुछ शर्ट फ्री में देंगे ताकि हम लोग का ब्रांड प्रमोट हो। ओके, अच्छा कपड़ा दिखेगा, रेमंड का ब्रांडिंग दिखेगा तो प्रमोशन हो जाएगा। तभी रेमंड क्या कर रहा है यहाँ पर? बिजनेस के लिए ही बेच रहा है, पर कंसिडरेशन ले रहा है क्या? नहीं ले रहा है, फ्री में जा रहा है, फ्री में। ध्यान से देखो, हम लोगों ने क्या एग्जाम्पल लिया? रेमंड ने कुछ शर्ट्स को फ्री में दिया, ओके, फॉर बिजनेस प्रमोशन। तो बिजनेस प्रमोशन के लिए अगर फ्री में दिया तो बिजनेस का तो पर्पज है ही है। पर फ्री में दिया मतलब पैसा आ रहा है क्या रेमंड को? पैसा नहीं आ रहा है। तो क्या माना जाएगा? सप्लाई होना चाहिए ना, लॉजिकली तो होना चाहिए। तो गवर्नमेंट क्या बोलता है, जब भी आपके ट्रांजेक्शन में कंसिडरेशन नहीं है ना, तब आप लोगों को डायरेक्टली नॉट अ सप्लाई नहीं बोलना है। आप लोग को एक शेड्यूल चेक करना है, शेड्यूल 1। अगर शेड्यूल 1 के अंदर फॉल कर गया तो फिर सप्लाई है। समझ में आ रहा है क्या पॉइंट? ओके, तो हम लोग को इस तरीके से पढ़ना है। क्लियर है सब लोग को? ओके, तो हम लोग अभी क्या पढ़ने वाले, सप्लाई है कि नहीं, उसके लिए हम लोग अभी एट प्रेजेंट जो डिस्कशन कर रहे हैं वो डिस्कशन कर रहे हैं फॉर्म ऑफ सप्लाई का। और फॉर्म ऑफ सप्लाई का डिस्कशन होने के बाद किसका डिस्कशन करेंगे? हाँ, ये दोनों कंडीशन का। ये दोनों फुलफिल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? सप्लाई हो जाएगा। क्लियर है पॉइंट? ओके, तो सप्लाई इंक्लूड्स वेरियस फॉर्म्स ऑफ सप्लाईज ऑफ गुड्स और सर्विसेज सच एज। अभी गुड्स और सर्विस का तो डेफिनेशन क्लियर है। ओके, हम लोगों ने ऑलरेडी थोड़ी देर पहले पढ़ा था, तो अपना ये कंप्लीट हो गया था। अभी हम लोग देखेंगे फॉर्म ऑफ सप्लाई क्या क्या है। सप्लाई इंक्लूड्स वेरियस फॉर्म्स ऑफ सप्लाईज ऑफ गुड्स और सर्विसेज। क्या लिखता है लोग? सच एज, मतलब कि जो आगे लिखा है ना वो सब एग्जाम्पल्स है। समझ में आ रहा है क्या पॉइंट? वो सब इलस्ट्रेशन है, एग्जाम्पल्स है वो। सच एज मतलब जो उधर नहीं लिखा है ना वो भी उसके अंदर ही है। पॉइंट क्लियर है क्या? देखो, मतलब ये डेफिनेशन खुद ही पहले क्या था? इंक्लूसिव था। उसके अंदर फॉर्म ऑफ सप्लाई का भी वो क्या दे रहा है? सिर्फ एग्जाम्पल्स दे रहा है। गेटिंग द पॉइंट? मतलब ये डेफिनेशन ब्रॉड होते जा रहा है। देखो, लॉजिकल है। अगर समझो ये गवर्नमेंट ने इस डेफिनेशन को बहुत छोटा बनाया रहता, रेस्ट्रिक्टेड बनाया रहता, तो लोग क्या करते हैं, इस डेफिनेशन से बाहर निकलने का कोशिश करते हैं। अभी गवर्नमेंट ने क्या बोला है? सब कुछ सप्लाई है। okay? जो इधर लिखा है वो तो है ही, जो नहीं लिखा है वो भी हो सकता है। तो भी लोग बाहर जाने का कोशिश नहीं करेंगे। समझा पॉइंट? तो डेफिनेशन जितना छोटा रहता है ना उतना बड़ा रहता है। ओके, जितना बड़ा रहेगा उतना डेफिनेशन छोटा है। क्योंकि डेफिनेशन छोटा है मतलब वो बात नहीं कर रहा है, बात नहीं कर रहा है मतलब कि वो सबको अपने एम्बिट में ले रहा है। और बड़ा डेफिनेशन मतलब कि वो रिजिड हो गया, बोलता है कि नहीं मैं इतना ही हूँ, तो फिर इसके अंदर फॉलो हुआ तो है, नहीं तो नहीं है। समझ में आ रहा है सब लोगों को? ओके, सच एज सेल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेल? सेल मतलब क्या? हाँ, गुड्स बेचा, लेकिन गुड्स बेचना मतलब क्या? जब भी हम लोग रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर करते हैं ना तब माना जाता है कि सेल हुआ। कंसिडरेशन इज इमटेरियल। एग्जाम्पल समझो, मैंने लैपटॉप परचेस किया, लैपटॉप लेके मैं दुकान से निकला, उसको बोला मैं कल पैसा देता हूँ, आज क्रेडिट कार्ड का लिमिट नहीं है मेरा, कल देता हूँ। अभी हम लोग लैपटॉप लेके निकले और हम लोग का एक्सीडेंट हो गया और लैपटॉप खराब हो गया, मतलब टूट गया। तो क्या वो बंदा पैसा नहीं लेगा अपने से? पैसा लेगा, क्योंकि उसने हम लोगों को रिस्क और रिवॉर्ड दोनों ट्रांसफर कर दिया था। समझ में आया क्या पॉइंट? तो सेल का मीनिंग क्या होता है? जब भी रिस्क और रिवॉर्ड दोनों ट्रांसफर हो गया, इट विल बी कॉल्ड एज सोल्ड सप्लाई। ओके, उसके बाद लिखा हुआ है ट्रांसफर। ओके, ट्रांसफर मतलब कि ट्रांसफर ऑफ राइट टू यूज। समझ में आ रहा पॉइंट? मतलब कि अगर समझो मेरे पास कोई असेट है, मैं क्या कर रहा हूं, उसको यूज करने को दे रहा हूं। ओके, राइट टू यूज, ट्रांसफर ऑफ राइट टू यूज, मैंने यूज करने को दे दिया, तो उसको भी हम लोग क्या मानेंगे?
सप्लाई नहीं, फॉर्म ऑफ सप्लाई। ओके, वो फॉर्म ऑफ सप्लाई सप्लाई बन जाएगा आगे का कंडीशन फुलफिल होने पर, लेकिन अभी हम लोग फॉर्म ऑफ सप्लाई पे बात करते हैं। क्लियर है पॉइंट? ओके, तो पहला हो गया सेल, दूसरा क्या हुआ? ट्रांसफर, तीसरा है बार्टर, और उसके बाद है एक्सचेंज। ओके, बार्टर और एक्सचेंज में क्या डिफरेंस है सोचो? बार्टर और एक्सचेंज, इन दोनों में क्या फर्क होगा? हाँ, ओके, एक्सचेंज में हम लोग को थोड़ा सा कंसिडरेशन भी देना पड़ता है। एग्जाम्पल, जूना फोन दे के नया फोन लिया। ओके, तो जूना फोन देंगे तो नया फोन उसके अगेंस्ट नहीं मिलेगा, उसमें थोड़ा पैसा भी ऐड करना पड़ेगा, अनलेस जूना फोन आईफोन है और नया फोन सैमसंग है। ओके, तो हो सकता है वो एक्सचेंज पॉसिबल। ओके, लेकिन अगर समझो जूना फोन सैमसंग है, नया फोन आईफोन है, तो हम लोग को एक्स्ट्रा पैसा भी देना पड़ेगा। क्लियर है पॉइंट? तो एक्सचेंज मतलब कि एक चीज दे के उसके बदले नया चीज लेना है विथ सम एडिशनल कंसिडरेशन। लेकिन बार्टर मतलब क्या? सेम वैल्यू का गुड्स एक्सचेंज हो रहा है। और बार्टर में जनरली क्या होता है, जो दो पार्टी है ना, वो दोनों पार्टी उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का बिजनेस में नहीं होगा। एग्जाम्पल, मैंने वीट बेचा और मेरे को राइस उसने दिया, तो वो राइस का डीलर होगा और मैं वीट का डीलर। समझ में आ रहा है पॉइंट? तो बार्टर में क्या होता है, जनरली जनरली बार्टर में सेम बिजनेसमैन, मतलब बिजनेसमैन वाले होंगे दोनों जन, लेकिन एक्सचेंज में एक जन कंज्यूमर होगा और दूसरा कौन होगा? बिजनेसमैन। क्लियर हो रहा है पॉइंट? ओके, तो ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज, क्लियर है यहां तक? उसके बाद लाइसेंस। ओके, उसके बाद है लाइसेंस। अभी लाइसेंस मतलब क्या, देखो यहाँ पर ड्राइविंग लाइसेंस का बात नहीं हो रहा है। ओके, यहाँ पर टैली का लाइसेंस देखा कभी? देखो, टैली का लाइसेंस मिलता है अपने को। लाइसेंस मतलब कि एक्सेस टू यूज, राइट टू यूज, हम लोग एक्सेस कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। क्लियर है पॉइंट? तो ये जो लाइसेंस है ना, ये हम लोगों को दिखता नहीं है ऐसा। ओके, ये हम लोग को एक्सेस दे दिया जाता है। तो गवर्नमेंट बोलता है कि ये दिख नहीं रहा है, फिर भी इसको क्या मानेंगे? फॉर्म ऑफ सप्लाई है। ओके, ऐसा नहीं बोलना कि जो चीज दिखती है वही फॉर्म ऑफ सप्लाई बन सकती है, ऐसा नहीं है। जो चीज नहीं भी दिख रहा है, दैट कैन ऑल्सो बी फॉर्म ऑफ सप्लाई। इज इट वेरी क्लियर? आ रहा है समझ में? ओके, उसके बाद रेंट, लीज। रेंट एंड लीज, क्या फर्क है रेंट और लीज में? हाँ, ओके, लीज में नंबर ऑफ ईयर ज्यादा रहेगा। ओके, जो भी पर्सन ने लिया है, लेसी, लेसी बोलते हैं उसको। ओके, तो लेसी के पास थोड़ा ज्यादा राइट रहता है। अभी फॉर एग्जांपल, ये प्रीमाइसेस अगर रेंट पे है, तो इसको ना कलर करने के पहले भी मेरे को पूछना पड़ेगा, मेरे को इधर खिला ठोकना है तो भी मेरे को पूछना पड़ेगा। लेकिन अगर ये लीज पे है ना, तो एक स्पेसिफिक नंबर ऑफ मॉडिफिकेशंस मैं खुद से कर सकता हूँ। अरे समझ में? तो रेंट में मेरे पास ना बहुत कम राइट रहता है, लीज में थोड़ा ज्यादा राइट रहता है। और अगर मैं रेंट पे रहता हूँ तो उधर मुझे ही रहना पड़ेगा, और मैं अगर लीज पे लिया है तो मैं सब लेटिंग कर सकता हूँ। समझ में आ रहा है? सब लेट मालूम है, हम लोग ने अगर लिया तो हम लोग किसी और को दे देंगे रहने को। तो वो पॉसिबल किस में? लीज में पॉसिबल। इट इज नॉट पॉसिबल इन रेंट, क्योंकि रेंट एग्रीमेंट हमारे साथ बना है तो हमको ही रहना पड़ेगा उधर। और डिस्पोजल, देखो ऊपर ऑलरेडी सेल कवर किया है लोगों ने, और नीचे डिस्पोजल भी लिखा है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेल एंड डिस्पोजल? स्क्रैप। ओके, तो डिस्पोजल में क्या होता है, हम लोग को ना जो वैल्यू था उससे कम में बेच रहे हैं, या तो निकाल दे रहे हैं। पर अगर हम लोग सेल का बात करें, तो सेल हमेशा कौन से प्राइस पे होता है? एट हायर प्राइस। ओके, नॉर्मली एट हायर प्राइस, लेकिन कैपिटल गुड्स चलेगा तो डेप्रिसिएशन माइनस करके जो प्राइस आता है उस पर। लेकिन डिस्पोजल जो है ना, डिस्पोजल मतलब फेंक देना। सेल में हमेशा दो पार्टी तो रहता ही है, डिस्पोजल में एक पार्टी भी हो सकता है। जैसे समझो ये एसी काम नहीं कर रहा है, मैंने फेंक दिया, किसी को बेचा नहीं, मैंने फेंक दिया, तो फेंकना भी सप्लाई है। ध्यान से सुनो प्लीज, फेंकना भी सप्लाई है। गवर्नमेंट क्या बोलता है, खरीदने के टाइम आप लोगों ने तो आईटीसी क्लेम किया, और फेंकने के टाइम बोलते हो कि मैंने बेचा नहीं, फेंका है। गवर्नमेंट बोलता है नहीं नहीं, ऐसा नहीं चलेगा, फेंका है तो भी जीएसटी भरना पड़ेगा, क्योंकि खरीदने के टाइम तो बेनिफिट उठाया। ओके, तो बेचने के टाइम पे क्या करना पड़ेगा? जीएसटी भरना। बेचना मतलब डिस्पोजल के टाइम पे भी क्या करना पड़ेगा? जीएसटी भरना पड़ सकता है।
तो अभी इसका ना एक शॉर्ट फॉर्म लिख के रखो। ओके, बेस्ट एलडीआर करके लिख दो। ओके, बेस्ट एलडीआर, बार्टर, एक्सचेंज, सेल, ट्रांसफर, लीज, लाइसेंस, डिस्पोजल, रेंटल। ओके, बेस्ट एलडीआर इसका शॉर्ट फॉर्म है, एल स्क्वायर करना क्योंकि दो एल है यहाँ पर। ओके, लाइसेंस और लीज ऐसा दो एल है, तो ये फॉर्म ऑफ सप्लाई का शॉर्ट फॉर्म है। समझा बेस्ट एलडीआर का मतलब? ठीक है, बेस्ट एलडीआर क्या होता है? ओके, अभी देखो ये बेस्ट एलडीआर ना एग्जाम्पल है, मैं वापस से बोल रहा हूँ, ये बेस्ट एलडीआर क्या है? एग्जाम्पल है। एक ऐसा एग्जाम्पल लेते हैं जो बेस्ट एलडीआर में नहीं फिट हो रहा है। ठीक है, चेक करते हैं। समझो कि मेरे को ये क्लासेस ने पैसा दिया, बोला कि मुलुंड में किधर भी नहीं सिखाने का। ओके, उसका पैसा दिया। अब मेरे को बताओ कि ये बेस्ट एलडीआर में किधर फिट हो रहा है? ये ना तो सेल है, ना ही ट्रांसफर है, ना ही बार्टर है, एक्सचेंज नहीं है, लाइसेंस नहीं है, रेंट, लीज, डिस्पोज कुछ भी नहीं है। पर ये फिर भी फॉर्म ऑफ सप्लाई है, बिकॉज क्योंकि यहाँ पर जो लिखा हुआ ये सब क्या था? सच एस था। समझ में आया पॉइंट? एग्जाम्पल था, मतलब एक ऐसा एग्जाम्पल हम लोगों ने अभी लिया जो इधर फिट नहीं हो रहा है, पर फिर भी वो सप्लाई माना जा सकता है। गेटिंग द पॉइंट? ओके, तो अब तक जो हम लोगों ने सीखा ना, यहां तक डिस्पोजल तक, ये सब हम लोगों ने फॉर्म ऑफ सप्लाई सीखा, डिस्पोजल तक। डिस्पोजल तक इट वाज फॉर्म ऑफ सप्लाई। अभी जो आगे हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ना, वो कंडीशन है जो हम लोग के फॉर्म ऑफ सप्लाई को सप्लाई बना देगा। ओके, फॉर्म ऑफ सप्लाई को क्या बनाना है अपने को? ओके, सप्लाई बनाने का। तो इसीलिए हम लोग के ट्रांजेक्शन में आगे वाला जो कंडीशन है ना वो होना चाहिए। क्लियर है क्या? आगे वाला कंडीशन हम लोग का होना चाहिए उस ट्रांजेक्शन में। ठीक है, तो हम लोगों ने अब तक क्या क्या सीखा? सप्लाई किस चीज का हो सकता है? गुड्स का या तो सर्विस का। गुड्स और सर्विस का डेफिनेशन सीखा। गुड्स और सर्विस का फॉर्म ऑफ सप्लाई होना चाहिए। फॉर्म ऑफ सप्लाई मतलब कुछ भी। तो ये तो एग्जाम्पल है। बेस्ट एलडीआर एग्जाम्पल दिया है एज पर एक्ट, और अदर देन दैट देर कैन बी मेनी एग्जाम्पल्स। और बेस्ट एलडीआर में क्या होना चाहिए? कंसिडरेशन एंड बिजनेस। और अभी हम लोग इन दोनों कंडीशंस को जरा ठीक से समझेंगे। क्या लिखा है देखो, विच आर मेड और अग्रीड टू बी मेड फॉर कंसिडरेशन। ओके, विच आर मेड और अग्रीड टू बी मेड फॉर कंसिडरेशन। क्या वर्ड यूज किया बोलो? हाँ, विच आर मेड और अग्रीड टू बी मेड। जो गवर्नमेंट जो है ना बहुत सोच समझ के लॉ बनाता है। ओके, गवर्नमेंट ने इधर ना बहुत सोच समझ के दो वर्ड्स को इंसर्ट किया है, मेड फॉर कंसिडरेशन एंड अग्रीड टू बी मेड फॉर कंसिडरेशन। अग्रीड टू बी मेड। एक एग्जांपल लेते दोनों का। समझो ए करके एक सप्लायर है, उसने बी को 1 लाख रुपए का गुड्स बेचा, 18,000 का जीएसटी चार्ज किया, और 1,18,000 टोटल हो गया। जो बी है ना, वो ए को पैसा नहीं दे रहा है ये गुड्स का, बोलता है कि मेरा सिचुएशन बराबर नहीं, मैं पैसा नहीं देगा। तो बी ने ए को पैसा नहीं दिया, कंसिडरेशन आया 0। ए ने इसको क्या ट्रीट किया? बैड डेट्स। ओके, ए ने इसको क्या ट्रीट कर दिया? बैड डेट्स ट्रीट कर दिया। बी से कितना रुपया मिला? 0, कुछ भी पैसा नहीं मिला बी से। समझ में आ रहा पॉइंट? दूसरा दूसरा ट्रांजेक्शन, ए ने बी को कुछ चीज बेचा था। ओके, 1 लाख का सामान था, लेकिन ए ने पहले ही इसको बोल दिया कि भाई कुछ भी देना मत, आप मेरी तरफ से रख लो। ओके, तो ए ने बी को कुछ बेचा, उसके ऊपर कोई मतलब कोई पैसा लेने का इंटेंशन नहीं है ए का। समझ में आ रहा पॉइंट? तो इस बार बी ने कितना रुपया दिया इसको? 0। अभी दोनों ट्रांजेक्शन में एक चीज कॉमन है कि बी के जेब से पैसा नहीं जा रहा है, लेकिन दोनों ट्रांजेक्शन पे जीएसटी नहीं आएगा ऐसा नहीं। ध्यान से देखो प्लीज, दोनों ट्रांजेक्शन में एक चीज कॉमन क्या है? हाँ, बी पैसा नहीं दे रहा है दोनों ट्रांजेक्शन में, लेकिन दोनों ट्रांजेक्शन में कुछ चीज अलग है। जो फर्स्ट ट्रांजेक्शन है ना, ओके, इट वाज अग्रीड फॉर कंसिडरेशन, मतलब सेल करने के टाइम मुझे पैसा चाहिए था फर्स्ट ट्रांजेक्शन में।
बाद में नहीं मिला, लेकिन सेकेंड ट्रांजेक्शन में मुझे स्टार्टिंग से ही नहीं चाहिए था, इसको बोलते हैं इट वॉज नॉट अग्रीड फॉर कंसिडरेशन। समझ में आ रहा है क्या? तो फर्स्ट ट्रांजेक्शन जो है ना, इट वॉज अग्रीड फॉर कंसिडरेशन, और सेकेंड ट्रांजेक्शन जो है वो नॉट अग्रीड फॉर कंसिडरेशन। क्लियर है पॉइंट? तो जीएसटी कौन से ट्रांजेक्शन पे आएगा? ओके, अग्रीड वाले पे आएगा। समझ में आएगा पॉइंट? मतलब समझो कि अगर गवर्नमेंट ने स्टेटमेंट लिखा रहता मेड फॉर कंसिडरेशन, तो क्या इंप्लीकेशन आता? अगर गवर्नमेंट ने ऐसा लिखा रहता जीएसटी उन्हीं ट्रांजेक्शन पर लगेगा विच आर मेड फॉर कंसिडरेशन। हाँ, सब लोग बोलते हैं कि बैड डेट्स हो गया मेरा, मैं जीएसटी नहीं भरूंगा। ओके, लेकिन अभी ये लोग नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि अग्रीड भी वर्ड लिखा है। तो अग्रीड टू बी मेड लिखने के बाद अगर आपको पैसा नहीं मिलता है, वो आपका लॉस है। गवर्नमेंट को तो जीएसटी चाहिए। समझ में आया क्या पॉइंट? क्यों अग्रीड टू बी मेड वर्ड लिखा है उधर? ओके, तो मेड और अग्रीड टू बी मेड, इसका मतलब समझ में? ओके, फॉर कंसिडरेशन। ओके, फॉर कंसिडरेशन। ओके, कंसिडरेशन का बहुत बड़ा मीनिंग है, नीचे हम लोग पढ़ेंगे। ओके, कंसिडरेशन का एक शॉर्ट में मीनिंग समझते। क्विड प्रोक्यो। ओके, मतलब समथिंग इन रिटर्न। ओके, मैंने कुछ सर्विस दिया तो मेरे को सामने से पैसा आना चाहिए। मैंने कुछ गुड्स बेचा तो सामने से कुछ रिटर्न में गुड्स आना चाहिए, या तो पैसा आना चाहिए। क्लियर है पॉइंट? तो ये बेसिक मीनिंग रहता है कंसिडरेशन का। ठीक है? बाय अ पर्सन, बाय अ पर्सन इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। मतलब कि कोई पर्सन अगर ट्रांजेक्शन कर रहा है, ओके, तो वो उसके बिजनेस के नेचर में होना चाहिए। मतलब कि यहाँ पर ना दो वर्ड्स लिखा हुआ है। ओके, इट इज इन कोर्स ऑफ बिजनेस और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। ओके, यहाँ पर दो वर्ड्स है। आ रहा है क्या समझ में? इधर दो वर्ड्स है। क्या दो वर्ड्स है? देखो, इन कोर्स ऑफ बिजनेस और दूसरा फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। ओके, एक एग्जांपल लेते हैं। पैकेट्स वाला था, सामने वाला अपने को पे कर नहीं रहा है, सिर्फ चीज। हाँ, से कुछ नहीं। हाँ, सामने वाले से अपने को नहीं मिला कुछ भी, बैड डेट्स हुआ तो भी जीएसटी तो भरना पड़े। अपना पीएनएल में बैड डेट्स रहता है ना, पीएनएल में डेबिट में बैड डेट्स आप लिखेंगे, तो बैड डेट्स कौन से लेजर से आ रहा है वो देखेंगे, फिर वो कस्टमर को क्या सेल किया वो देखेंगे। ओके, फिर वो मंथ का जीएसटी आर 13 भी ओपन करेंगे। समझ में पॉइंट? मेरे को पैसा नहीं मिला तो भी मैं वन में डाल। हम्म। हाँ, जब आपको पैसा नहीं मिल रहा है तो आप लोग क्या सोचोगे कि एटलीस्ट मैं बैड डेट्स राइट ऑफ करूंगा ना, तो मेरा प्रॉफिट तो कम होएगा। समझ में पॉइंट? क्योंकि लोग ऐसा नहीं करेंगे कि बैड डेट्स को नहीं लिखेंगे ताकि जीएसटी भरना ना पड़े। बैड डेट्स, हाँ हाँ, समझ में? 30% का मेरा लॉस हो जाएगा ना फिर वो। तो मैं बैड डेट्स तो लिखूंगा, 18% बचाने के लिए मैं 30% का छोड़ूंगा नहीं। समझ में आप? तो अभी हम लोग इन कोर्स ऑफ बिजनेस और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस का एक मीनिंग समझते हैं। ओके, इन कोर्स ऑफ बिजनेस और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। देखो, एक एग्जांपल ले रहा हूँ। समझो कि यहाँ पर विजय सेल्स है। ओके, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स का डीलर। ओके, विजय सेल्स। उसका काम क्या है? एसी टीवी ये सब बेचने का। ओके, तो यहाँ पर समझो एसी वो बेच रहा है। ठीक है, वो एसी बेच रहा है। तो ये उसका जो है ना वो कोर एक्टिविटी है। तो ये बिजनेस के डेफिनेशन में फिट हो रहा है। समझ में आ रहा है पॉइंट? ओके, फर्दरेंस ऑफ बिजनेस बोला तो फिर ये बिजनेस है। क्लियर पॉइंट? उसका कोर एक्टिविटी है तो दैट इज बिजनेस। अभी अगर समझो कि क्लासेस ने एसी बेचा। ओके, एसी छोड़ दो, दूसरा कोई भी प्रोडक्ट ले सकते हैं। सुन, एसी हो गया, माइक हो गया, ओके, प्रोजेक्टर हो गया। समझो कि क्लासेस ने एसी बेचा। अभी क्लासेस का एसी बेचना क्या क्लासेस का बिजनेस है?
क्लासेस का बिजनेस नहीं है ये, समझ में आ रहा है क्या पॉइंट? और फिर भी गवर्नमेंट क्या बोलता है, अगर क्लासेस ने एसी बेचा तो भी इनको भी जीएसटी भरना पड़ेगा, बिकॉज दे आर डूइंग इट इन कोर्स ऑफ देयर बिजनेस। ओके, आप लोग आपका बिजनेस करते हुए अगर कोई असेट्स को बेचोगे ना, तो भी जीएसटी भरना पड़ेगा। रीजन इज वेरी सिंपल, वो असेट खरीदने के टाइम पे आपने गवर्नमेंट को बोला था कि वो असेट को यूज करके मैं अपना सर्विस देने वाला हूँ। ओके, अभी फॉर एग्जांपल प्रोजेक्टर, प्रोजेक्टर जब खरीदा तो गवर्नमेंट ने प्रोजेक्टर का आईटीसी दिया रहेगा कि नहीं? दिया रहेगा। क्यों दिया रहेगा? देखो, दो रीजन हो सकता है देने का आईटीसी। एक तो प्रोजेक्टर बेचने का मेरा बिजनेस है, दूसरा प्रोजेक्टर को यूज करके लेक्चर प्रोवाइड करने का बिजनेस है। समझ में आ रहा है का पॉइंट? तो मेरा सेकंड कैटेगरी में, तो प्रोजेक्टर को यूज करके मैंने क्या किया? ओके, लेक्चर प्रोवाइड किया। तो यहां पर अगर मैं प्रोजेक्टर बेचूंगा, तो प्रोजेक्टर बेचना मेरा कोर एक्टिविटी नहीं था, प्रोजेक्टर बेचना मेरा इन कोर्स ऑफ बिजनेस का एक्टिविटी था। आ रहा है क्या समझ में? तो आप लोग आपका स्टॉक इन ट्रेड बेचो तो भी जीएसटी लगेगा, अगर कैपिटल गुड्स बेचेंगे तो भी जीएसटी लगेगा। समझ में आ रहा है पॉइंट? तो सेकंड एग्जांपल जो है ना उधर विजय सेल वाला, उसमें कोर एक्टिविटी है, स्टॉक इन ट्रेड है, एसी, लेकिन वही एसी हम लोग के लिए क्या बन जाता है? कैपिटल गुड्स बोल सकते हैं, फिक्स एसेट बोल सकते हैं, कैपिटल एसेट बोल सकते हैं। समझ में आ रहा है पॉइंट? ओके, इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, समझ में आएगा पॉइंट? अभी एक कंसिडरेशन का जो डेफिनेशन है वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, तो अभी तुम लोग ये लिख लो, दो चीज लिख लो। हाँ, ये वाला बाकी है। हाँ, यहाँ से
देखो उसमें मैंने लिखा है सब्जेक्ट टू शेड्यूल वन। ओके, वो बाजू पे मैंने लिखा सब्जेक्ट टू शेड्यूल वन। उसका मतलब क्या, अगर हम लोग फ्री में कुछ बेचते हैं तो डायरेक्टली नॉट अ सप्लाई नहीं बोलेंगे, शेड्यूल वन चेक करने के बाद बोलेंगे। तो शेड्यूल वन हम लोग का जब होएगा तब क्लैरिटी मिलेगा तुम लोग को। अभी के लिए सब्जेक्ट टू शेड्यूल वन लिख के रखो। या ठीक है, आज के लिए इतना।